आप सबको आज ये सूचित करना चाहते हैं, आपके माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि जो आगामी नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें हमने लखनऊ के लिए एक टोल फ्री नंबर चलाया था। वो नंबर था 6232197272। इस नंबर के माध्यम से हमारे पास जितने भी लोगों ने सदस्यता के लिए आवेदन किया, तो आज से हम लोगों ने उस सदस्यता आवेदन के लिए सभी को निमंत्रण किया कि सभी लोग आएं और रेगुलर यहाँ से सदस्यता ग्रहण करें और पूरे निकाय चुनाव पर ये सदस्यता चलेगी और उसको उस लोगों को आपस में जोड़ने का काम करेगी कि जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जो मेयर के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और उन सबको मजबूत करने का काम करेगी। तो मेन तो मुद्दा ये था। दूसरा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि देश के हालात क्या हैं, जैसे कि आप रोज़ देख रहे हैं कि नगर निगम के हालात उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में क्या हैं। तो ये सब जो भ्रष्टाचार बुरी तरह से चला हुआ है, अपराध बुरी तरह से यहाँ फैला हुआ है, इन सबको लेके हम लोग का ये कहना है कि मुझे को पहले बना देंगे, मैं तो वही ये एक आप लोग के माध्यम से जो है सभी को निवेदन है कि बदलाव की तरफ आएँ। इस बार आम आदमी पार्टी का नारा है कि हाउस टैक्स ऑफ और वाटर टैक्स माफ़। अगर हमारी सरकार बनती है तो जैसे दिल्ली और पंजाब में हमने अपने सभी किए गए वादों को निभाया, वैसे ही हम यहाँ के भी अपने वादों को निभाएंगे। हम योगी जी की तरह जुमलेबाजी नहीं करेंगे, हम मोदी जी की तरह जुमलेबाजी नहीं करेंगे। हमारे वहाँ जो कहा जाता है वो किया जाता है, क्योंकि जिस घोषणा पत्र को लाते हैं वो हम एक कमरे में बैठ के उसको डिसाइड नहीं करते हैं, ज़मीन पे जाके उसको तय करते हैं, समझते हैं कि आम लोगों के हक में ये कैसे आएगा, फिर उसको हम चलाते हैं। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश को और निगमों को बेहतर बनाना है तो ये झाड़ू वालों का काम है। आप झाड़ू वालों को दें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतरीन काम करके हम दूसरों से दिखाएंगे। आप लोग को सवाल पूछना चाहते हैं सर। निकाय चुनाव आ चुके हैं और आपके सीट जो है पार्टी से सीट कब घोषित होगी? देखिए, अभी तो जैसे कि 6 तारीख तक के ऑब्जेक्शन था, उसके बाद अभी भी 10 तारीख तक के उसको क्लियर होना है। क्लियर होने के बाद जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, हम अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा करना शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी जो वादा कर रही है हाउस टैक्स माफ, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, इस मुद्दे पे एक फंड होता है जो एक पार्षद के पास आता है जी, पार्षद के पास, और लखनऊ की आबादी एक वार्ड में इतनी है जितनी फंड पार्षद के पास नहीं आती है, तो वो फंड आप कहाँ से अरेंज करेंगे? देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा कि भारत में लगभग सारे राज्यों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ देखिए तो सारे के सारे बजट जो हैं वो घाटे में चल रहे हैं। हमारा दिल्ली और पंजाब सब कुछ माफ़ करने के बाद भी घाटे में नहीं चल रहा, हम फायदे का बजट दे रहे हैं। देखिए, ये ऐसा है कि ये अनपढ़ जमात की एक पार्टी है। इनको पता ही नहीं है कि सरकार को चलाना कैसे है, इकोनॉमिक्स को कैसे बैलेंस करना है, आम आदमी को कैसे सुविधाएं मुहैया करानी है। ये लोग सिर्फ पूंजीपतियों की तरफ ध्यान देते हैं। इनको लगता है पूंजीपतियों को हम सुविधाएं मुहैया कराएं, पूंजीपतियों से अधिक टैक्स वसूल लेंगे, देश चल जाएगा। देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ आबादी का देश है। मुझे नहीं लगता कि 90% लोगों को नज़रअंदाज करके उसको चलाया जा सकता है। और हाउस टैक्स माफ़ की जो हमने बात कही, उससे कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा नगर निगम पे। इनफैक्ट जो नहीं जमा है वो भी जमा हो जाएगा। और ये हमने बहुत आंकड़ों के साथ बैठा, हम लोग ने इसमें बैठ के कई राउंड की, हमने समझा इसको कैसे हम कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार जहाँ नहीं होगा वहाँ हम जनता को अच्छी सुविधाएं दे सकेंगे। आप लखनऊ के हालात आप देखें तो नगर निगम भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। अभी 2 दिन पहले की मीडिया की खबर है कि 53 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया और कूड़े वाली जिस कंपनी को ठेका दिया था इको ग्रीन को, उसने कूड़ा उठाया ही नहीं। तो 53 करोड़ रुपए शायद एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा बजट होगा, लखनऊ के लिए भी एक बहुत बड़ा बजट होगा। ये देश की बात नहीं हो रही है, एक जिले की बात हो रही है। तो जहाँ भ्रष्टाचार थोक में चलता रहेगा तो वहाँ तो ये होता ही रहेगा। सरकार के पास बजट पैसे की कोई कमी नहीं है, ना नगर निगम के पास पैसे की कमी है, ना राज्य सरकार के पास पैसे की कमी है, ना केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी है।
सवाल है इसको ठीक से आम लोगों तक पहुंचाना, और नेताओं का ये काम होता है कि वो इसको ठीक से आम लोगों तक पहुंचाएं। पर जब अपनी जिम्मेदारियों से वर्तमान पार्टी के नेता मुकरते हैं तब इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जाति धर्म में जो हम लोग बटे हुए हैं, जाति धर्म के हिसाब से वोटिंग की बात करते हैं। अब एकनाथ शिंदे जी शायद आज आ रहे हैं, अब वो आप ऐसे सोचिए महाराष्ट्र के मंदिरों के तो उनको हालात दिखते नहीं है, और उत्तर प्रदेश के मंदिरों पे वो एक राजनीति काटने आ जाते हैं जैसे कि पहले था। तो मंदिर मस्जिद की अगर राजनीति करते रहेंगे तो बट नेचुरल है हम जनता को कोई लाभ नहीं दे पाएंगे। आम आदमी पार्टी मंदिर मस्जिद की कोई राजनीति नहीं करती है, वो सभी के लिए काम करती है, तो इसलिए ये हम उनको बेहतर लाभ देंगे। लखनऊ स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और बनने की तरफ अग्रसर है। इस संदर्भ में आया है कि जितने भी रेहड़ी दुकानदार हैं, पटरी दुकानदार हैं, इन लोग को हटाया जाए। अगर ये लोग हटते हैं तो जाहिर सी बात है ये लोग 500-1000 रुपये कमाने वाले लोग हैं, इन लोग की रोजी रोटी छिन जाएगी। जब रोजी रोटी छिन जाएगी तो ये लोग क्राइम की दुनिया की तरफ बढ़ेंगे। तो उस समय आप लोग इन लोग के लिए क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो फिर ये जुमलेबाजी है। किसी भी शहर में जब कोरोना काल में आपने किसी को छूट दी तो किराना को दी, ठेले वालों को सामान बेचने की दी, और सब्जी साग वालों को आपने दी, और फल वालों को दी। जब आप कोरोना काल में सब कुछ बंद कर दिए थे और इनको नहीं रोक पाए आप, क्यों? क्योंकि ये बेसिक नीड्स है। आप ठेले वाले, पटरी वाले सब हटा देंगे तो जो आम कॉलोनी वालों की ज़रूरतें हैं वो किससे पूरी करेंगे? कहाँ से लाएं? सरकार कैसे पूरी करेगी? कूड़ा तो उठा नहीं पाती है, गलियां तो साफ करा नहीं पाती है, बेसिक चीज़ों को तो दे नहीं पाती है, पानी तो साफ अभी तक मुहैया नहीं करा पाई है। अब अगर वो इन सबको हटा देगी तो साग सब्जी भाजी खरीदने क्या आदमी 5-10 किलोमीटर दूर कहीं खरीदने जाएगा? ये सब देखिए ऐसा। और स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है कि वहाँ पे रहने वाले गरीबों को बाहर फेंक दिया जाए, जैसे कि कोई बहुत जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो बोर्ड लगा के ढक दिया जाता है शहर की जो गंदगी होती है। ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है आप सुंदर बनाए, बेहतर बनाए। आप देखते होंगे भी G20 में नगर निगम ने पूरे सड़कों पे गमले रख दिए, लाखों रुपए का भुगतान किया गमले रख के, और जब वो G20 खत्म हो गया सब गमले उठा के बिल लेके नर्सरी वाले चले गए। अरे मूर्खता करने से अच्छा था कि अगर खुद पेड़ लगा दिए होते तो साल भर में वो खुद ही इतने बड़े हो जाते कि गमले वमले की नौटंकी नहीं करनी पड़ती। काम करने में मुझे लगता है काम करने वाली कमी है। काम करेंगे तो शहर भी अच्छा होगा और स्मार्ट सिटी भी बनेगा। बाकी तो देखिए स्मार्ट सिटी डेली वो घोषित करते जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के पैरामीटर क्या है ये नहीं पता। 4G से 5G घोषित करते चले जा रहे हैं, लोगों के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। भाई आप घोषित तो सब करते चले जा रहे हैं। घोषणाओं से अगर देश चलता तो आज कोई आदमी महंगाई और इस दौर में परेशानी क्यों होता? सब सुखी होते, संपन्न होते। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हम छोड़ दें, अभी हम निकाय चुनाव की अगर बात करते हैं तो निकाय चुनाव का मेन मुद्दा होता है साफ सफाई, पानी की सुचारू व्यवस्था जो वार्ड पार्षद करते हैं, रोड सही रोड, इसके अतिरिक्त कोटेदार जो कम अनाज देते हैं, आवास योजना में रिश्वत ली जाती है। तो क्या आप इन लोग पे इस चीजों पर आप रोक लगा पाएंगे? देखिए, क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आपके पार्षद जीतते हैं तो इन चीजों पे रोक लगेगी और 100% रोक लगेगी? देखिए फिर वही बात, अगर कोई आदमी कर रहा होता है और कर चुका होता है तो उस पर शंका कम होता है। हम जहाँ हैं वहाँ ऐसा ही कर रहे हैं। वहाँ हमने भ्रष्टाचार में बहुत नकेल कसे। आप दिल्ली में पानी की समस्या थी, झीलें बनाई जा रही है, कृत्रिम झीलें बनाई जा रही है, वाटर लेवल बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है। लोग ये सोचने लगे थे 50 साल बाद लोग दिल्ली में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। वहाँ का पॉल्यूशन लेवल कम किया जा रहा है, कम हुआ है। दिल्ली मतलब बेहतर शहरों में गिना जाने लगा है। तो ये इस बात का प्रमाण भी है और गारंटी भी है कि कल को अगर लखनऊ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जाति और धर्म छोड़ के विकास के नाम पर वोट करेगी तो उसको बेहतर लखनऊ देखने को मिलेगा। क्या अभी जो जाति और धर्म की राजनीति चल रही है, हर पार्टी हर दल जाति और धर्म की ही राजनीति कर रहा है और आप केवल विकास की बात कर रहे हैं, तो जनता के दिमाग में क्या केवल ये विकास की बातें आप उतार पाएंगे? जाति और धर्म से जो है उनको दूर कर पाएंगे? देखिए फिर वही बात, हमको गुजरात में 14% वोट मिला,
हमको गोवा में 6% वोट मिला, हमने पंजाब में सरकार बनाई, दिल्ली में तीसरी बार हमने सरकार बनाई। तो व्हाट नेचुरल है, मैं कह रहा हूँ कि कम संख्या में अभी लोग हैं, लेकिन उन्होंने साथ तो दिया है और हमारे कॉन्सेप्ट वही है जो पहले था वो अभी भी है। हमने तो कोई मंदिर मस्जिद की बात करी नहीं है, हम तो वहाँ भी विकास की बात कर रहे थे, पंजाब में भी विकास की बात कर रहे थे, गोवा में भी वही बात कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में भी सेम बात कर रहे हैं। सीधा इस पे फैसला जनता को लेता है कि जनता को क्या चाहिए। अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए, लखनऊ का एक बेहतर सिटी बने उसके लिए चाहिए, या फिर उनको ऐसा ही चाहिए। तो जनता का चुनाव है, हमारा काम है हम जनता को अच्छा समझा सकते हैं कि आप अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर कैसे काम। शेखर जी, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश करी थी और अब एक बार फिर से आप लोग निकाय निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो इसमें क्या आप लोग बूथ बूथ तक अपने कैडर को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगले साल विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन। कैडर तो मुझे लगता है कि सभी पार्टियां मजबूत करने की कोशिश क्या करती हैं, उस पर कंटिन्यूसली काम करती हैं। अगर किसी भी पार्टी को असल में जमीन पे काम करना है तो उसको कैडर को मजबूत करना ही पड़ेगा। कैडर के लिए हर पार्टी नियंत्रण का इसके लिए आपकी रणनीति क्या है? देखिए रणनीति, अब जैसे हमने खुद कहा कि आज का कार्यक्रम सदस्यता का, हम रेगुलर सदस्यता अभियान चला रहे हैं। हमारे जितने ज्यादा वार्डों में सदस्य होंगे उतने ज्यादा जागरूकता बढ़ेगी। हम जो बात कह रहे हैं फिर वो गली गली चर्चा का आज विषय होती है, लोग हमारी बात सुनते हैं, लोग हमारी बात समझते हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी की बात आम आदमी समझने लगा है, सुनने लगा है, तो इसका मतलब है कि कल को वो उस पर चलेगा। आम आदमी पार्टी ने जितने विरोध प्रदर्शन लखनऊ में करे हैं शायद ही किसी पार्टी ने करे हो, तो क्या आप लोग विरोध प्रदर्शन करके अपनी एक ताकत दिखाना चाहते हैं विपक्षियों को? देखिए, विरोध प्रदर्शन सभी को करना चाहिए। अगर कहीं कुछ समाज में गलत हो रहा है और आप उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं तो मुझे लगता है फिर वो लोकतंत्र नहीं। अगर आप लोकतंत्र में हैं तो आपको विरोध तो करना आना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा अधिकार है। और अगर कुछ गलत होता है तो मैं तो कहता हूँ सबको खड़ा होना चाहिए और विरोध करना चाहिए। ये किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन चूंकि पार्टियां नेतृत्व करती हैं इसलिए हम लोग आगे खड़े होकर उस पर बात करते हैं। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है उसको आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके उप मुख्यमंत्री के ऊपर भी कार्रवाई हुई है और विपक्षी पार्टियों के तमाम दीगर नेताओं पर कार्रवाई हुई है। देखिए, दुखद है। लोकतंत्र में आप देखिए तो अघोषित आपातकाल चल रहा है। मोदी जी की सत्ता की भूख इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई है कि आप अडानी वाले प्रकरण को देख रहे होंगे, वो जेपीसी बनाने को तैयार नहीं। आप देख रहे होंगे बाकी प्रकरणों पे बोलने को तैयार नहीं है, वो छुपते नजर आ रहे हैं। और उसका विकल्प उनको ये लगता है कि जो बोले उसको जेल में डाल दो। अब जो बोले ये जेल में डाल दो, तो इंदिरा जी ने भी बहुत किया था, परिणाम क्या हुआ था सबने देखा था। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बदल गया था। उसके बाद अब तक कांग्रेस पार्टी को उसका जो है खामियाजा उठाना पड़ता है। आज जो मोदी जी कर रहे हैं इसका खामियाजा भाजपा को भविष्य में उठाना पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष को बोलने की आजादी होती है, लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने की एक आजादी होती है। आप विपक्ष खत्म करके लोकतंत्र नहीं चला सकते हैं और ना विपक्ष पे जबरदस्ती का दबाव डाल के लोकतंत्र चला सकते हैं। हर बात पे सीबीआई, और एक समय था जब सीबीआई किसी के ऊपर होती थी तो हम उसको जेन्युइन केस मानते थे। आज सीबीआई ईडी का मजाक हो गया। अगर आज जनता में आप जाइए और किसी से कहिए सीबीआई वाले आए हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको बहुत सीरियस लेंगे, कहेंगे आए होंगे, आजकल उनका काम यही है। आप किसके शासन की बात कर रहे हैं कि आप उस रिपोर्ट को जेन्युइन मानते थे, सीबीआई की जो पहले जांच होती थी? किसके शासनकाल की बात कर रहे हैं? देखिए, शासनकाल में मैं ये नहीं कह रहा कि जो है बहुत बेहतर कांग्रेस का शासनकाल रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा नरसिम्हा राव जी का शासनकाल बेहतर रहा, ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ एक समय ऐसा था सीबीआई का ये दुरुपयोग की ये हालात नहीं थे जो हालात आज हर मैटर में सीबीआई, हर मैटर में ईडी। अरे 2 करोड़ के लेन देन में भी ईडी, 50,000 के लेन देन में भी ईडी। तो क्या देश में बाकी सारी संस्थाएं खत्म हो गई? एक्चुअली में ईडी के पास चूंकि अनलिमिटेड राइट्स हैं, वो तभी इस्तेमाल होता था जब देश विरोधी कोई ताकतें एक्टिव होती थी। छोटे मोटे व्यापारियों पे नहीं होती थी कि कोई यंत्र का व्यापारी है ईडी पहुंच गई, ऐसा नहीं होता था। देश है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे सब चलता रहता है। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल एक हिसाब से बंदरबाट भी बना दिया है और लूटने का भी बना लिया है कि हम बिल्कुल लूट करेंगे, और ईडी और सीबीआई को लुटेरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भविष्य में ये प्रथा देश की एजेंसीज को बर्बाद करेगी, बढ़ाएगी नहीं।
आप लोगों ने प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाए। भाई डिग्री पे सवाल बट नेचुरल है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप स्वयं कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और आपका एक कोई भाई उठ के कहता है कि नहीं इन्होंने बीए पास किया है, तो हम भी तो ये कहेंगे ना भाई बीए कहाँ से पास किया है। अब ये कह दें जिसके लिए सूचना आयोग ने जो है केजरीवाल जी पर अरे उन्होंने तो उस बीच में गुजरात ने मुकदमा हुआ जिसमें केजरीवाल जी पार्टी ही नहीं है। भाई केजरीवाल जी ने तो उसमें कोई पार्टी है ही नहीं, तो कोर्ट ने ही गलत तरीके से पूरा का पूरा, भाई हम न्यायालय का सम्मान करते हैं लेकिन कोर्ट ने ही पूरा का पूरा गलत तरीके से उसको जुर्माना लगाया। बेसिक जब उसमें वो पार्टी ही नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है, कुछ पूछा ही नहीं है, तो उसकी कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ प्रधानमंत्री जी से कहा डिग्री है तो दिखा दीजिए, अमित शाह जी ने दिखाई भी थी। अब उस पर जो लिखा हुआ था वो सब्जेक्ट ही नहीं है हिंदुस्तान में, पर उनको उसकी डिग्री मिली हुई है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब इसको लोग भाई, और इस पे आप बोलिए तो हम गलत भी हैं। पूरी की पूरी भाजपा की मीडिया सेल इसको सही ठहराने का काम करती है। अरे गलत को तो गलत मान लीजिए। मोदी जी ने कहा